हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। सबसे पहले हम लोगों को ओवरव्यू को पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We noted in the previous chapter that in a democracy the ruler are not free to do what they like। मतलब हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो रूलर का मन करता है वो नहीं कर सकता है। There are certain basic rules that the citizen and the government have to follow। कुछ बेसिक सर्टेन रूल्स होते हैं जिसको सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करना पड़ता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारे रूल्स को साथ में मिला के हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट ऑफ सिटीजन, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। एक सुप्रीम लॉ होने के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन को डिटरमाइन करना पड़ता है सिटीजन्स के राइट को, पावर गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगा, इन सारी चीज़ों को। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन होता है डेमोक्रेसी में। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है? हु डिज़ाइन देम एंड इन वॉट वे? कौन डिज़ाइन करता है और कैसे करता है? वॉट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट? कौन सी वैल्यूज होती है जो कि शेप करती है कॉन्स्टिट्यूशन को एक डेमोक्रेटिक स्टेट में? वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन? और क्या एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तो हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं कंडीशन के मुताबिक? One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa। जो recent example है वो है South Africa का। We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans were about this task of designing their constitution। हम begin करेंगे इस chapter को, देखेंगे कि क्या हुआ साउथ अफ्रीका में और कैसे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। व्हाट इज फाउंडेशनल वैल्यूज आर एंड हाउ इट प्रोवाइड अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ अ गवर्नमेंट। क्या फाउंडेशनल वैल्यूज हैं और कैसे ये प्रोवाइड करता है एक गुड फ्रेमवर्क कंडक्ट ऑफ सिटीजन और गवर्नमेंट के लिए। अब हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मैं वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ा और मैं ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ा। आई हैव चेक द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। मैंने हमेशा ही चेरिश किया है आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी को, जहाँ पे सभी लोग एक साथ सोशल हार्मनी और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ रह पाएँ। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव एंड टू अचीव। ये एक ऐसा आइडियल है जिसको मैं चाहता हूँ रहे और जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। बट इफ़ नीड टू बी, इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो एक ऐसा भी आदर्श है जिसके लिए मैं मरना भी चाहूँगा। दिस वॉज नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। बीन ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose apartheid regime in his country. He spent the next 27 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island। ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं जिनको कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है। वो और 7 अदर लीडर्स को नेक्स्ट 27 ईयर तक जेल में रहना है, क्योंकि उन लोगों ने अपोज किया था वाइट गवर्नमेंट की अपार्थाइड सिस्टम को। अपार्थाइड सिस्टम के तहत वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे ब्लैक लोगों से। तो नेल्सन मंडेला और 7 अदर लोगों ने इसका अपोज किया था। तो वाइट गवर्नमेंट ने इन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया साउथ अफ्रीका की, जो कि सबसे भयानक जेल थी, और उस जेल का नाम है रॉबन आइलैंड। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड वाज अ नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड नाम था उस सिस्टम का जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में, उसका। द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। जो वाइट यूरोपियन थे उन्होंने इम्पोज किया था इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका में।
During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. 17th और 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनी थी यूरोप की, उन लोगों ने हथियार के जरिए साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया, जैसे कि उन्होंने इंडिया में किया था। बट अनलाइक इंडिया, a large number of whites had settled in South Africa and became the local ruler. लेकिन इंडिया के विपरीत जो बहुत सारे वाइट लोग थे वो यहाँ पे रह गए और लोकल रूलर बन गए। जो सिस्टम था साउथ अफ्रीका का, उसने डिवाइड कर दिया लोगों को स्किन कलर के बेसिस पे। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक कलर के थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। वो 3/4 थे पॉपुलेशन के और उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था ब्लैक्स। Beside these two groups, there were people of mixed races and were called colored, and people who migrated from India. मतलब वाइट और ब्लैक के अलावा भी कुछ लोग थे जो कि मिक्स कलर के थे, उनको कहा जाता था कलर्ड, और वो मोस्टली वे लोग थे जो कि इंडिया से माइग्रेट कर गए थे। The white rulers treated all non-white as inferiors. The non-whites did not have voting right. जो वाइट रूलर थे वो नॉन वाइट को इन्फीरियर तरीके से ट्रीट करते थे, और जो नॉन वाइट था उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं था। अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर ब्लैक्स। जो अपार्थाइड सिस्टम था वो पर्टिकुलरली में ऑपरेसिव था ब्लैक्स के लिए। ऑपरेसिव मतलब दमनकारी, एक ऐसा तरीका जिससे ब्लैक लोगों को दमन किया जा रहा था, मतलब उन लोगों को मार पीट के काम कराया जा रहा था। दे वर फोरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। वो लोग वाइट एरिया में नहीं रह सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ दे हैड अ परमिट। वो लोग वर्क कर सकते थे वाइट एरिया में तभी भी जब उनके पास परमिट होगा तो। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक। ये सभी चीज़ अलग अलग था ब्लैक लोगों के लिए और वाइट लोगों के लिए। सेग्रीगेशन, इसको सेग्रीगेशन कहते थे। मतलब सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? हर चीज़ अलग अलग करना, तो इसी को सेग्रीगेशन कहते थे। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट वर्कशिप। ब्लैक लोग उस चर्च में भी नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट लोग पूजा पाठ करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। ब्लैक लोग एसोसिएशन नहीं बना सकते थे और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड द इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड। 1950 से जो ब्लैक लोग थे, कलर्ड लोग थे और इंडियन लोग थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ? अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। दे लॉन्च प्रोटेस्ट, मार्चेस एंड स्ट्राइक। उन लोगों ने लॉन्च किया प्रोटेस्ट को, मार्च किया और स्ट्राइक किया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेगेशन। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी और सबसे ज़्यादा लीड उसी ने किया इस सारे स्ट्रगल्स को। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें बहुत सारे वर्कर्स, यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी आ गई। Sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. बहुत सारे सेंसिटिव वाइट लोग भी इसको ज्वाइन किए जिन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया इस स्ट्रगल को। Several countries de-announced apartheid as unjust and racist. कुछ कंट्रीज ने अनाउंस किया अपार्थाइड सिस्टम को और बताया ये एक अनजस्ट और रेसिस्ट सिस्टम है। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल द डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो वाइट गवर्नमेंट थी उसने अपना दमनकारी शासन जारी रखा, वो उसी तरह लोगों को मार पीट कर अपना शासन चलाते रहे। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। As protests and struggles against the apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. मतलब जैसे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ते गए अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, तो वाइट गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अब वो बहुत ज़्यादा दिन तक ब्लैक लोगों को इस तरह रूल नहीं कर सकते। द वाइट रिजाइन चेंज इट्स पॉलिसीज। जो वाइट गवर्नमेंट थी उसने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किया। डिस्क्रिमिनेटरीज लॉज वर रिपेल्ड। मतलब जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे वो ख़त्म कर दिए गए। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड। जो बैन था पॉलिटिकल पार्टीज पे और रेस्ट्रिक्शन था मीडिया पे,
उसको हटा लिया गया। आफ्टर 28 years imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 सालों के बाद नेल्सन मंडेला एक आज़ाद आदमी की तरह जेल से बाहर आते हैं। Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. मतलब 26 अप्रैल 1994 के मध्य रात्रि को साउथ अफ्रीका में एक नया सवेरा होता है। साउथ अफ्रीका एक आज़ाद देश बन जाता है और उसका नया झंडा लहरा रहा होता है। The apartheid government come to an end, paving way for the formation of a multiracial government. जो apartheid government थी वो खत्म हुई और अब multiracial government बनेगी। How did this came about? ये कैसे हुआ? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa. इसके लिए हम लोग को सुनना पड़ेगा मंडेला जी को, जो कि पहले प्रेसिडेंट बनते हैं इस नए साउथ अफ्रीका के। Historical enemies succeed in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the others. My wish is that South Africans never gave up on the belief in goodness, that they were cherished, that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. After the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the white for the atrocities they had committed while in power. मतलब जब नई साउथ अफ्रीका बनती है तो ब्लैक लीडर्स अपील करते हैं ब्लैक लोगों से कि उन लोगों को वाइट लोगों को माफ़ कर देना चाहिए उस काम के लिए जो वो लोग करते हैं जब वाइट लोगों की गवर्नमेंट रहती है तब। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women on democratic values, social justice and human right. वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग को नया साउथ अफ्रीका बनाना है जो कि बिल्ड होना चाहिए इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, men and women on democratic values, social justice and human right पर। The party that ruled through oppression and brutal killing, and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. मतलब एक पार्टी जो कि मार पीट कर अपनी रूल करती है और एक पार्टी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में साथ आती है, दोनों मिलके साथ बैठ के एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. मतलब 2 साल के डिबेट और डिस्कशन के बाद वो लोग एक बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। This constitution gave to its citizens the most extensive right available in any country. ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने लोगों को एक्सटेंसिव राइट देता है जो कि किसी भी कंट्री में पाए जाते हैं, वो सारे राइट देता है। Together, they decided that in search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as demon. अगर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम को ढूंढ रहा है तो उसमें किसी का भी जो व्यू होगा उसको छोड़ना नहीं है, सबको व्यू को लेके चलना है। They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution, see page 28, sum up this spirit. मतलब जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो पेज नंबर 28 में दिया हुआ है हमारी बुक में। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंस्पायर किया है डेमोक्रेट्स को सारी दुनिया में। A state denounced by entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy. एक ऐसा स्टेट जो कि अभी तक पूरी दुनिया की नज़र में अनडेमोक्रेटिक था वो अब दुनिया में मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की नज़र से देखे जाने लगा। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experience into binding glue of a rainbow nation. मतलब किसके वजह से ये हो पाया? ये साउथ अफ्रीका के लोगों की वजह से हो पाया जो कि साथ में रहना चाहते थे और एक अच्छी कंट्री बनाना चाहते थे साउथ अफ्रीका को। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलते हुए मंडेला जी कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो दोनों चीज़ बताता है, पास्ट भी फ्यूचर भी। ऑन द वन हैंड इट इज़ अ सोलोमन पैक्ट इन विच वी एज अ साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट आवर रेपुटेशन ऑफ आवर रेसिस्ट, brutal and repressive past. But it is a more than that.
It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people. A country which in the fullest sense belong to all of us, black and white, women and men. मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो दोनों चीज़ बताता है, साउथ अफ्रीका के पास्ट को भी, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को भी। एक तरफ ये सोलोमन पैक्ट है जिसमें साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर करते हैं कि एक साउथ अफ्रीकन होने के नाते वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो उनका पास्ट था वो लोग उसको फिर से रिपीट करें। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन एक चार्टर है जिससे वो लोग अपनी कंट्री को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नया कंट्री बनाना चाहते हैं, और एक ऐसी कंट्री जिसका हर एक हिस्सा सभी आदमी या औरत को बिलोंग करता हो। अब हमारा अगला टॉपिक है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वॉट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। जो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल है वो एक अच्छा तरीका है कि हम लोग समझ सकें कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है। द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। मतलब जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है वो दोनों नई डेमोक्रेसी में साथ में यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में ऑपरेसर कौन है? साउथ अफ्रीका में ऑपरेसर है वाइट लोग, और ऑपरेस्ड कौन है? तो ऑपरेस्ड है ब्लैक लोग। तो मतलब ब्लैक और वाइट लोग साथ में यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं एक नई डेमोक्रेसी में। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। ये उन दोनों लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला है कि वो दोनों लोग एक दूसरे पे भरोसा कर पाए। दे हैड देयर फेयर, उनके मन में डर था। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट। द ब्लैक majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised। मतलब जो ब्लैक मेजॉरिटी थी वो चाहती थी कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजॉरिटी रूल का उससे कोई समझौता ना करना पड़े। दे वॉन्टेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, वो लोग चाहते थे कि सोशल और इकोनॉमिक राइट मिले। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। जो वाइट माइनॉरिटी थी वो चाहती थी कि वो प्रोटेक्ट कर पाए अपने प्रिविलेजेस को और प्रॉपर्टी को। After long negotiation, both parties agreed to compromise. The white agreed to the principle of majority rule and that of one person, one vote. They also agreed to accept some basic right for the poor and the workers. मतलब जो वाइट लोग होते हैं वो एग्री होते हैं मेजॉरिटी रूल पर और वन पर्सन वन वोट पर। वो इस बात पे भी एग्री होते हैं कि कुछ राइट होने चाहिए पुअर लोगों के पास भी और वर्कर्स लोगों के पास भी। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। मतलब जो काले लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो मेजॉरिटी का रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी। वो लोग कहते हैं कि जो मेजॉरिटी होगी वो वाइट माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टी को नहीं लेगी। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी, ये जो कॉम्प्रोमाइज था ये ईजी नहीं था। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, और ये कॉम्प्रोमाइज कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, वॉट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन द फ्यूचर। अगर ये लोग मैनेज कर ले कि ये लोग एक दूसरे पर विश्वास कर ले तो ये क्या गारंटी है कि ये कभी भी फ्यूचर में नहीं टूटेगा। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by। जो एक लौता तरीका है जिसमें कि मेंटेन किया जा सके ट्रस्ट वो ये है कि कुछ रूल्स को लिख लिया जाए। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future। ये रूल्स ये बताएंगे कि रूलर को कैसे चूज करना है फ्यूचर में। These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do। ये रूल्स ये भी बताते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है और क्या नहीं। फाइनली these rules decide the right of a citizen। ये रूल्स सिटीजन्स के राइट को भी डिसाइड करते हैं। These rules will work only if the winner cannot change them easily। ये रूल तभी काम करेंगे जब विनर होगा वो इसको चेंज नहीं कर पाएगा easily। This is what the South African did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these। This set of basic rule is called as constitution।
यही काम साउथ अफ्रीकन लोग करते हैं। वो एग्री करते हैं कुछ बेसिक रूल पे। वो एग्री करते हैं कि ये रूल जो होगा वो सुप्रीम होगा और कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा, और ऐसे बेसिक सेट ऑफ रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यूनिक नहीं है साउथ अफ्रीका में। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर कंट्री में डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। लेकिन उनका रिलेशनशिप इतना बेकार नहीं होता जैसे कि ब्लैक और वाइट के बीच में था साउथ अफ्रीका में। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन पूरी दुनिया के लोगों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और इंटरेस्ट होता है। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल। चाहे डेमोक्रेटिक हो या नहीं, ज़्यादातर कंट्रीज में ऐसे बेसिक रूल होते हैं। This applies not just to government. Any association needs to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society or a political party. They all need a constitution. ये अप्लाई केवल गवर्नमेंट पे नहीं होता है। कोई भी एसोसिएशन में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, चाहे ये क्लब हो आपके एरिया का, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है अपना अपना। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का, वो सेट ऑफ रिटन रूल है जो कि एक्सेप्टेड होता है सारे पीपल के द्वारा। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizen, and also the relationship between the people and government. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ होता है किसी भी कंट्री का, और वो रिलेशनशिप बताता है लोगों के बीच, और लोगों और सरकार के बीच का भी रिलेशनशिप बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बहुत सारा काम करता है, जैसे कि जो पहला है वो ये है। First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. मतलब ये जनरेट करता है ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच, जो कि ज़रूरी होता है एक साथ रहने के लिए। Second, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decision. सेकंड पे ये बताता है कि कैसे गवर्नमेंट काम करेगी और किसके पास कौन सी पावर होती है। Number 3, it lay down limits on the power of government and tell us what the right of our citizens are. मतलब ये लिमिट करता है पावर गवर्नमेंट की और लोगों को बताता है कि उनका क्या राइट है। नंबर 4, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। मतलब ये एक्सप्रेस करता है एस्पिरेशन लोगों का कि क्या लोग भी गुड सोसाइटी बनाने को लेकर इच्छुक हैं कि नहीं। All countries that have constitution are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. यहाँ पे बताया है जितनी भी कंट्री है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक भी होगी, लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। जब लड़ाई हो रही थी अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में, तो अमेरिका जीत गया, तो जीतने के बाद उसने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रेंच के लोग थे वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और फ्रेंच में भी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद से ये सारे ही दुनिया में प्रैक्टिस बन गया कि जो भी डेमोक्रेटिक होगा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये वीडियो हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।